नमस्कार। मैं एच एन व्यास, सहाचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। एमए फाइनल के पेपर 7 के अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने भीमराव अंबेडकर द्वारा सबाल्टर्न व्यूज के ऊपर बातचीत कर रहे थे और हमने उसके अंतर्गत जाति धर्म को पढ़ा था। आज अपन अस्पृश्यता के बारे में बातचीत करेंगे कि अंबेडकर साहब अस्पृश्यता को लेकर किस प्रकार अपनी बातचीत रखते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि अस्पृश्यों को अपने संघर्ष में स्वयं सहयोग करना चाहिए और यदि दूसरे लोग सहायता करें तो उन्हें बजाय उपदेश देने के संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने इस विवेचना से इनकार किया कि अस्पृश्यता का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा मानने वालों की संख्या कम है और राजनीतिक प्रक्रिया में उनका कोई स्थान नहीं है। उनकी दृष्टि से काले लोगों के और यहूदियों के अस्तित्व भी इस प्रकार के हैं, लेकिन अस्पृश्यों की स्थिति उनसे भी गई बीती है या नीचे की ओर गिरी हुई है। यद्यपि उनमें भी विभेद हैं, इस प्रकार फिर भी उनके पास हिंदू जातियों के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक नियोग्यताएं हैं। वे गंदी बस्तियों में रहते हैं और वे आम जीवन में कभी भी सम्मिलित नहीं होने दिए जाते। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यों के आंदोलन की उन्होंने विवेचना की थी। अस्पृश्यों के संबंधी गांधी के प्रयासों पर उन्होंने नकार दिया। उनके अनुसार गांधी का प्रयास दया के आधार पर अस्पृश्यों पर अपना राजनीतिक प्रभाव डालना था। बड़ी मात्रा में तथ्यों को प्रस्तुत कर उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और अस्पृश्यों से कहा कि गांधी जी के जाल में न फंसे। उन्होंने अस्पृश्यों में से राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का आह्वान किया। यद्यपि मुस्लिम और ईसाई धर्म उनके ध्यान में थे, पर यह धर्म अस्पृश्यों के लिए सही चयन नहीं थे। राजनीतिक दलों द्वारा अस्पृश्यों को अपने प्रभाव में लाने के प्रयासों के प्रति वे संवेदनशील थे। इतिहास में अस्पृश्यता कब प्रारंभ हुई, इस बात का अंबेडकर का ध्यान इस पर अधिक नहीं था। उनका मानना था कि इस सारी प्रक्रिया से प्रजाति का कोई लेना देना नहीं है, न ही जाति और प्रजाति का कोई संबंध है। पर एक स्थान पर उन्होंने ये अवश्य कोशिश की कि क्योंकि कुछ लोग गांव के बाहर रहते थे, वे बौद्ध धर्म और गोमांस भोजन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें अस्पृश्य कहकर निंदनीय कहा गया। इस आधार पर उन्होंने अधिक जोर नहीं दिया। वस्तुतः यह आधार उन्होंने उस समय प्रतिपादित किया जब वे संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान की वकालत कर रहे थे। उपनिवेशवादी शासन और गांधी जी ईसाई और मुस्लिम समुदायों को यह दर्जा देना चाहते थे। पहचान अस्पृश्यों के मामले में 1940 के वर्ष में अंबेडकर ने शूद्र अवधारणा का भी परीक्षण किया। उन्होंने अपनी पहचान और ब्राह्मण की पहचान बनाई और गैर आर्यवादी नग्गा समुदाय जैसी थी। भारतीय सभ्यता की यह विशिष्ट पहचान थी। काफी गंभीरता और विस्तार से उन्होंने नागा और आर्यों के बीच संघर्ष की व्याख्या की। अंबेडकर ने पुरातन आदिवासियों और आपराधिक आदिवासियों की चर्चा भी की। उनकी मान्यता के अनुसार ये सब लोग सभ्यता से बाहर गिने जाते थे और उनको इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हिंदू धर्म ही जिम्मेदार है। हिंदुओं द्वारा प्रतिपादित सहनशीलता के नाम पर अवनति पर पहुंचाने के लिए हिंदुओं की अंबेडकर ने भर्त्सना की, लेकिन अंबेडकर ने आदिवासी संस्कृति को बहुत अधिक नहीं छुआ और न ही उनके साथ कोई राजनीतिक सेतु बनाने का प्रयास किया। वंचना के प्रश्न को उन्होंने अवश्य माना कि दोनों ही प्रकार के समूह लगभग एक जैसे हैं। भारत में अन्य श्रेणियों को भी उन्होंने पहचाना। उपजाति, जाति अवस्था, जाति समूह, स्पृश्य तथा अस्पृश्य, द्विज, पुनर्जन्म, धार्मिक, शूद्र समूह और क्षत्रिय पहचान सभी की चर्चा उन्होंने की। उनकी मान्यता थी कि ये सभी समूह अपने आप को मजबूती प्रदान करते हैं। अंबेडकर ने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान समूहों की चर्चा भी की, किंतु उनके बारे में वे संदेहास्पद थे। इसका बहुत कुछ संबंध उत्पादकता से नहीं, पर किसी स्थान पर बहुमत का आधार उन्हें अल्पसंख्यक समूह बना देता है और ऐसा विभेद कष्टमय हो जाता है। उन्होंने लिखा कि यद्यपि वे रूढ़िवादी हैं,
फिर भी पहचान का संबंध कानूनी विकास की आवश्यकताओं, न्याय और भागीदारी से तय होना चाहिए। इसलिए आदर्श परिस्थिति यह होनी चाहिए कि भाषाई राज्यों के गठन के लिए एक भाषा, एक राज्य के स्थान पर एक राज्य, एक भाषा का स्वरूप निर्मित होना चाहिए। 20वीं शताब्दी में क्षेत्रीय पहचान बढ़ने के साथ साथ सामाजिक सुधार भी क्षेत्रवार बढ़ते जा रहे थे। अम्बेडकर ऐसे सुधारवादी राष्ट्रव्यापी चाहते थे। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने के आंतरिक विरोध के बावजूद भी वे इन आधारों का दूसरी वरीयता पर रखना चाहते थे। अम्बेडकर की रुचि मजदूर आंदोलनों में भी थी। वे कई मजदूर संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। 2 साल तक वे मजदूर बस्ती में रहे। उनकी मान्यता थी कि इन मजदूर संघों ने कभी जाति से संबंधित सवाल नहीं उठाए। कारखानों में मजदूर जाति के आधार पर बटे हुए थे। जब तक यह विभाजन समाप्त नहीं होता, एक निर्धारणवादी संघर्ष भी सफल नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म क्षेत्र के अतिरिक्त लंबे समय तक अंबेडकर आर्थिक संबंधों की भी व्याख्या करते रहे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने एक गहन शोध प्रबंध लिखा था जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उनका शीर्षक था एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। शोध प्रबंध के 3 मुख्य अध्याय थे। मध्य पूर्व के साथ भारत के व्यापारिक संबंध, मध्य युग में भारत के व्यापारिक संबंध और भारत के अंग्रेजी राज में। वे सिद्ध करना चाहते थे कि भारत के अन्य देशों के साथ विविध रूपीय व्यापारिक संबंध थे। कंपनी के समय के भारत में शोषणवादिता का भी उन्होंने उल्लेख किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन द्वारा वे व्यय के संदर्भ में उन्होंने 1857 तक की अवधि की व्याख्या की। रानाडे द्वारा लिखित द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में 1833 से 1919 के बीच का विशिष्ट अध्ययन किया। केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की बहस के दौरान अंबेडकर का मत है कि शक्ति और उत्तरदायित्व उस स्तर पर होना चाहिए जो प्रभावशाली तरीके से उसे लागू कर सके। प्रभावशाली केंद्र अथवा राज्य लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तैयार किया गया था और जिसका शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। में उन्होंने चांदी रूपी प्रतिमान जो प्रस्तावित किया जा रहा था के स्थान पर स्वर्ण प्रतिमान को लागू करने के लिए कहा था। स्वर्ण विनिमय के इस सिद्धांत की पुष्टि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कीन्स का आग्रह था कि भारत में 1835 में स्वर्ण विनिमय का सिद्धांत स्वीकार किया गया। अंबेडकर ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। कृषि अर्थव्यवस्था के लिए उनके प्रस्ताव 4 सूत्री थे। उन्होंने राज्यों और उत्पादकों के बीच बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए कहा। कोंकण में यह प्रथा खोटी कहलाती थी। यह पारंपरिक व्यवस्था मुख्य रूप में समाज के निम्न वर्गों पर लागू होती थी। बाद में यह प्रथा ठेकेदारी में बदली। उन्होंने भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग की और कहा कि अतिरिक्त भूमि को अनुसूचित जातियों में बांट देना चाहिए। 1917 में अंबेडकर ने छोटी जोतों और उनके निदान पर एक बड़ा लेख लिखा। उन्होंने जोतों की चकबंदी करने के लिए कहा। इससे जोतों का आकार बढ़ जाएगा। किसान के लिए कोई जमीन छोटी है और कोई जमीन बड़ी, लेकिन जब तक उसके पास उत्पादन की अन्य शक्तियां मौजूद नहीं, तब तक उसकी खेती आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हो सकती। उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। अंबेडकर की उपनिवेशवाद और समीक्षा के कई बातें समावेश है। इसमें अर्थव्यवस्था की ओर उपनिवेशवाद का बहस भी उनका मानना था कि बहस के मानकों में परिवर्तन होना चाहिए। वे उपनिवेशवाद के विरुद्ध थे, पर साथ ही वे ये नहीं चाहते थे कि सत्ता किन्हीं ऐसे लोगों के हाथ में चली जाए जो अपने स्वार्थ और मतलब को सिद्ध करने वाली हो। अंबेडकर का विचार था कि उपनिवेशवाद के ने अस्पृश्यों को कोई लाभ नहीं दिया जाए। कुछ कानून ऐसे अवश्य बने जिन्होंने अस्पृश्यों को रास्ता दिया। उन्होंने एक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार की कल्पना की, ऐसी सरकार जो वयस्क मताधिकार के ऊपर केंद्रित है, और उन शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार के लिए जोर लगाया। साइमन कमीशन के सामने जितने बड़े शब्दों में वे इनका समर्थन कर सकते थे वह उन्होंने किया। फिर भी अंबेडकर राष्ट्रवाद के प्रति आसक्त नहीं थे। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों के बाद उनकी आसक्ति में अंतर आया था। वे ऐसा राष्ट्र चाहते थे
जो अधिकारों का राज्य हो, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर केंद्रित हो। 1940 में जब मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान की मांग की तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण के साथ जुड़ना पड़ा। राष्ट्रवाद की संभावनाओं को उन्होंने लोगों की स्वाभाविक इच्छाओं के साथ जोड़ा। जिस रोज अधिकांश लोग ये सोच लेंगे कि वे राष्ट्रीय हैं, उनकी अलग से राष्ट्र की पहचान सफल हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के विचारों की आलोचना की। एक ही राष्ट्र में दो प्रकार की राष्ट्रीयता उनकी आलोचना का विषय था। सब लोग साथ साथ रहे तो संभवतः इससे राष्ट्र की कल्पना पूरी हो सकती है। उनकी मान्यता थी कि इन भावनाओं के रहते अच्छा है कि दो राष्ट्र बने। एक ही राष्ट्र में दो राष्ट्रीयता साथ साथ नहीं रह सकती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी अंबेडकर की कोई रुचि नहीं थी। कुछ थोड़े बहुत आधार उनके विस्तृत विचारधारात्मक आधारों के साथ जुड़े हुए थे। भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दों को अवश्य उन्होंने परखा। भारत की स्थिति को उन्होंने एशिया में विशेष रूप से जहां बौद्ध धर्म प्रचलित था के संदर्भ में परखा। साम्यवादियों से बहुत पुरानी कूटनीति के आधार पर उन्होंने संबंध जारी रखे। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और उसके प्रति नेहरू सरकार की प्रतिक्रिया उनकी रुचि का नहीं था। जम्मू कश्मीर के मामले में उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 भागों में बांटा था। उनकी मान्यता थी कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए और जम्मू और लद्दाख को भारत में मिला दिया जाए। अब उनका नेक्स्ट आता है संवैधानिक प्रजातंत्र। डॉक्टर अंबेडकर की एक महत्वपूर्ण रचना संवैधानिक प्रजातंत्र पर थी। उनको विश्व के प्रमुख संविधानों का ज्ञान था, विशेष रूप से उन संविधानों का जो प्रजातांत्रिक थे। संवैधानिक विकास के लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण थे। संविधान निर्मात्री सभा में वे विभिन्न संविधानों में जिस तरह के उन्होंने उद्धरण किया का महत्वपूर्ण था। 1920 के मध्य से उन्होंने कई संवैधानिक मुद्दों पर अपने विचारों को व्यक्त किया। ऐसे मुद्दों में एक मुद्दा समान नागरिक आचार संहिता का था। बाद में भारत में इस मुद्दे पर व्यापक बहस हुई। भारत जैसे जटिल देश में संविधानवाद का मसला काफी जटिल था, पर उन्हें विश्वास था कि संविधान आचरण के विकसित होने पर यह जटिलता समाप्त हो जाएगी। अंबेडकर ने कानून संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। यह हमें समझना चाहिए कि उनके योगदान के मुद्दे विस्तृत सामाजिक आर्थिक परिवेशों और रूपांतरणों के साथ जुड़े हुए थे। एक और कानून और दूसरी ओर प्रथाएं तथा पारंपरिक विश्वास एक दूसरे के अंतर्विरोधी थे। भारतीय समाज में दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने हैं। उन्होंने माना कि प्राय कानून प्रथा आधारित होते हैं, पर यह भी संभव है कि प्रथाएं समाज के उच्च वर्णों के हितों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रभुत्व जातियों के लिए ऐसे कानून लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यह भी संभव है कि वे समय अनुकूल न हो और नैतिकता का तथा तर्क से परे हो। यह भी संभव है कि जब निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयत्न हो, प्रथाएं कानून से भी ऊपर मान्य हो, लेकिन स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र के हित के लिए कानून समान हितों की पूर्ति का बड़ा साधन हो सकता है। इसके विपरीत प्रथाएं व्यवस्था बहुलता को पैदा करती हैं तथा इसी एक अच्छे बौद्धिक स्तर का निर्माण भी कर सकती है। इसी को कल अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।